जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए एक बार। सामने शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्राथ जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं और वो अपनी पूरी ताकत से बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, और वो भी ईडन गार्डन्स की उस जानलेवा गर्मी में। बिल्कुल, उस चिपचिपी गर्मी में जहां शरीर का पूरा पानी पसीने में बह रहा है और पीठ में इतना भयंकर दर्द है कि सीधे खड़े होना तक नामुमकिन लग रहा है। मतलब एक नॉर्मल इंसान तो उस हालत में शायद चल भी ना पाए। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने फॉलो ऑन खेल रही है। हार लगभग तय है। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये उस बेस कैंप का दृश्य है जहां से क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े चमत्कार की शुरुआत हुई थी। हाँ, और आज इस गहरे विश्लेषण में हम किसी आम क्रिकेट मैच या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण की और उनकी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड की। और उनके करियर की उस डेप्थ की जहां से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर असंभव को संभव बनाने वाला माइंडसेट बनता कैसे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारा मकसद यहाँ उस साइकोलॉजी को डिकोड करना है जहाँ एक इंसान ने दबाव को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम सिर्फ रन्स या विकेट की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस मनोविज्ञान और बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं जो तब काम आती है जब दिमाग को पता हो कि हार सामने है और शरीर बिल्कुल साथ छोड़ चुका है ना। बिल्कुल। वो आखिर कैसा जोन होता है जहां इंसान बाकी पूरी दुनिया और अपने फिजिकल पेन को ब्लॉक करके ऐसी महानता हासिल करता है। फॉलो ऑन खेलते हुए टेस्ट मैच जीतना क्रिकेट के इतिहास में तब तक सिर्फ 2 बार हुआ था, और उस दिन तीसरी बार होने वाला था। हम सबने उस 281 रन्स की पारी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन इस ऐतिहासिक पारी के पीछे का जो फिजिकल फैक्टर था, वहां से ये कहानी सच में हैरानगेज हो जाती है। हाँ, क्योंकि पहली पारी में उन्होंने 59 रन्स बनाए थे, जिस आधार पर उन्हें नंबर 3 पर प्रमोट किया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये थी कि लक्ष्मण फिट थे ही नहीं। उनकी पेट लिस्टेड ओवर थी, मतलब उनकी स्पाइन एक तरफ बुरी तरह से झुक गई थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में तो एक आम इंसान अपने जूते के फीते तक नहीं बांध सकता। बैटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। सही में इस फिजिकल कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझना जरूरी है। ऐसे सिवियर बैक स्पैज्म के दौरान जब मसल्स लॉक हो जाते हैं तो हर छोटा मूवमेंट एक शॉक वेव की तरह दर्द देता है। और यहीं पर टीम के फिजियो एंड्रू लेपस ने एक बहुत बड़ा मैसिव मेडिकल रिस्क लिया था। अगर लक्ष्मण पिच पर थोड़ा सा भी गलत ट्विस्ट हो जाते तो उनका करियर शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ओह वाओ, मतलब लेपस ने उन्हें टेम्पररी फील्ड पर खड़े होने के काबिल बनाया, जो अपने आप में मेडिकल स्पोर्ट्स साइंस का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। हाँ, और उस पर से कोलकाता की भयानक ह्यूमिडिटी, उस मौसम में ग्राउंड पर होना अपने आप में डिहाइड्रेटिंग होता है। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को लगातार आइस टॉवल्स दिए जा रहे थे ताकि उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जा सके। और शाम को ड्रेसिंग रूम वापस आने पर लिटरली सेलिन ड्रिप्स लगाई जा रही थी ताकि अगले दिन उनका शरीर दोबारा फंक्शन कर सके। द्रविड़ के साथ मिलकर 376 रन्स की पार्टनरशिप करना और लगातार चौथे दिन बैटिंग करना, अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई टूटी हुई स्पाइन के साथ मैराथन दौड़ रहा हो और साथ में ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ चेस भी खेल रहा हो। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। पर एक पॉइंट जो मुझे यहाँ सच में परेशान करता है वो ये कि जब पेन इस एक्सट्रीम लेवल पर हो तो फोकस का भटकना तो लाजमी है ना। वो मगरात और वॉने जैसे दिग्गजों पर फोकस कैसे बरकरार रख रहे थे? यहाँ देखिए, न्यूरोसाइंस और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बेहतरीन मिक्स देखने को मिलता है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो दर्द आखिर में दिमाग का एक केमिकल सिग्नल ही तो है। तो क्या दर्द ने उनका ध्यान भटकाने के बजाय उन्हें और कंसंट्रेट करने पर मजबूर किया? एग्जैक्टली। जब सामने सर्वाइवल का क्राइसिस इतना बड़ा हो तो दिमाग हाइपर फोकस मोड में चला जाता है। लक्ष्मण ने उस दर्द को एक तरह से बैकग्राउंड नॉइज बना दिया था। मतलब उन्होंने पूरे फोकस को बस अगली गेंद तक ही सीमित कर दिया था। हाँ, और दूसरी सबसे अहम बात टेक्निक की है। शेन वॉर्न उस वक्त रफ पैचेस का इस्तेमाल कर रहे थे। नॉर्मल टेक्निक कहती है कि स्पिन के खिलाफ पड़ का इस्तेमाल करो या फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करो। पर बैक पेन की वजह से तो उनका नॉर्मल फुटवर्क रिस्ट्रिक्टेड होगा ना? सही पकड़ा आपने। तो उन्होंने पैटर्न ही बदल दिया। वो ऑफ स्टंप के बाहर वाले फुटमार्क्स की तरफ एक अजीब सा बड़ा स्ट्राइड लेते और वहां से अगेंस्ट द स्पिन मिड विकेट की तरफ बाउंड्री मारते। वेट, रियली? जो कि कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट मैनुअल के खिलाफ है। स्पिन के अगेंस्ट क्रॉस बैटेड खेलना तो सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। बिल्कुल खिलाफ है।
लेकिन इस काउंटर इंटुइटिव टेक्निक ने ही वॉने जैसा जीनियस स्पिनर को कंप्लीटली डिसोरिएंट कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि रोकें तो रोकें कैसे। लक्ष्मण ने उस दर्द की वजह से अपने रिस्ट्रिक्टेड फुटवर्क को ही अपनी कलाइयों के जादू से अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उस दिन वो एक अलग ही जोन में थे। हाँ, पर ये जो जोन है ना, ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस से नहीं आता। इसके पीछे एक डीपर वायरिंग होती है, एक अलग तरह का जीवन दर्शन होता है। सही बात है। लक्ष्मण का शुरुआती बैकग्राउंड देखिए। वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जहां माता पिता दोनों डॉक्टर्स थे। उन्होंने 10th में 98% मार्क्स स्कोर किए थे। तो उनका क्लिनिकल दिमाग आसानी से स्टेथोस्कोप उठा सकता था, पर उन्होंने क्रिकेट बैट चुना। और उनकी मानसिक शांति का बड़ा हिस्सा भागवत गीता के दर्शन से आता है। हाँ, वो दर्शन जो कहता है कर्म करो, नतीजे पर नजर मत रखो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब रियल मैच हो और हजारों लोग देख रहे हों, तो ये फिलॉसफी प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से आती है कि अगर आउट हो गया तो क्या होगा, मीडिया क्या कहेगी। राइट। गीता का ये फिलॉसफी इस फ्यूचर एंजाइटी को कंप्लीटली इरेज कर देता है। उनका दिमाग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में प्रोसेस करता था, बॉल की स्पीड, रोटेशन और ट्रेजेक्टरी, दैट्स इट। शायद यही वजह है कि जब भी भारतीय टीम मुसीबत में फंसती थी, वो लोअर ऑर्डर या टेलेंडर्स के साथ इतनी एफिशिएंसी के साथ बैटिंग करते थे। उनके करियर में 15% इनिंग्स नॉट आउट रही हैं। और टेलेंडर्स को शील्ड करना सिर्फ माइंडसेट नहीं, बल्कि उनकी अनबिलीवेबल सिचुएशनल अवेयरनेस थी। वो स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल अलग तरीके से करते थे। जैसे 2010 का मोहाली टेस्ट, वहां भी उन्हें सिवियर बैक पेन था और सुरेश रैना उनके रनर थे, आई थिंक। सही बात है। उन्हें ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा के साथ बैटिंग करनी थी। उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड से उन बॉलर्स को वर्बली गाइड किया और नतीजा ये हुआ कि भारत 1 विकेट से मैच जीत गया। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। एक पॉइंट पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। उनकी शुरुआती सालों में उन्हें अलग अलग बैटिंग पोजीशंस पर खिलाया गया। हाँ, यहाँ तक कि ओपनिंग भी करवाई गई। एग्जैक्टली। तो क्या इस कांस्टेंट बदलाव और टेलेंडर्स के साथ खेलने की आदत ने ही उन्हें इतना बेहतरीन क्राइसिस मैनेजर बनाया? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जब कंफर्ट जोन लगातार टूटता है तो अडेप्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तभी शायद उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने उस हाई प्रेशर टीम के खिलाफ 2434 टेस्ट रन्स और 6 सेंचुरीज बनाई। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक्सट्रीम एग्रेशन के साथ खेलती थी और लक्ष्मण उस एग्रेशन को एब्जॉर्ब करके अपने एलिगेंट स्ट्रोक से वापस भेजते थे। इसी वजह से इयन चैपल ने उन्हें वेरी वेरी स्पेशल का नाम दिया था। वेरी वेरी स्पेशल का नाम तो बिल्कुल फिटिंग है। लेकिन देखिए, क्रिकेट सिर्फ मैदान का खेल नहीं है। ड्रेसिंग रूम के अंदर ईगोज और कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। ऐसे माहौल में एक शांत इंसान संतुलन कैसे बनाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उनकी किताब 281 एंड बियॉन्ड में एक जबरदस्त किस्सा है। जब वीरेंद्र सहवाग पुणे मैच से पहले नए नए टीम में आए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। सहवाग ने डिनर पर उनसे कहा था, लक्ष्मण भाई, आपने 300 का मौका गवा दिया। अब देखिए, मैं टेस्ट क्रिकेट में 300 बनाने वाला पहला भारतीय बनूंगा। आमतौर पर सीनियर्स इस बात का बुरा मान जाते हैं, पर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार किया। उन्हें किसी की कामयाबी से थ्रेट महसूस नहीं होता था। MS धोनी के केस में भी उन्होंने यही किया। हाँ, MS धोनी का तरीका अलग था, पर लक्ष्मण ने उनके सेल्फ बिलीफ की हमेशा तारीफ की। पर विवादों की बात करें तो ग्रेग चैपल के दौर में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो भारतीय क्रिकेट का सबसे टर्बुलेंट टाइम था, पर लक्ष्मण ने बड़ी शंड्रीज सेट की। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा था कि वो चैपल द बैट्समैन की इज्जत करते हैं, पर चैपल द कोच की नहीं। ग्रेसफुल बट फर्म। पर यहाँ एक और पुशबैक है मेरा। हाँ, बोलिए। एक ऐसी महान आत्मा जिसने 134 टेस्ट मैच खेले, जो कि बिना कैप्टनसी के एक रिकॉर्ड है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। ये वाकई काफी शॉकिंग लगता है सुनने में। उन्होंने एक ही हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया में 3 ODI सेंचुरीज मारी थी। क्या ये सिस्टम की नाकामी थी या लक्ष्मण सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के आर्टिस्ट बन के रह गए? इससे एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, पर इसके पीछे उस वक्त के ODI क्रिकेट के ट्रांजिशन को समझना पड़ेगा। फील्डिंग और विकेट्स के बीच दौड़ने पर नए स्टैंडर्ड्स आ रहे थे। तो मतलब उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और फील्डिंग को लेकर आलोचना होती थी। हाँ, मैनेजमेंट को लगता था कि वो उस नई अग्रेसिव ODI टेम्पलेट में फिट नहीं बैठते। पर सबसे कमाल की बात यह है कि लक्ष्मण ने इस निराशा को अपनी टेस्ट बैटिंग पर हावी नहीं होने दिया। आई एग्री।
इन रिजेक्शंस को उन्होंने पूरी तरह कंपार्टमेंटलाइज कर लिया, और इस लेवल का माइंड कंट्रोल हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक खिलाड़ी जो दबाव झेलने का मास्टर हो, वो अपनी लेगेसी आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पास करता है? आज हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए के हेड हैं, और उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइज के बड़े पैसे वाले ऑफर्स ठुकराकर अपना कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया है। वो लिटरली पर्दे के पीछे रहकर आने वाली जनरेशन्स का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ द्वारा शुरू किए गए प्रोसेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया ए टूर्स को मजबूत करना हो या बेंगलोर में नए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का ट्रांजिशन देखना हो, वो वही क्राइसिस मैनेजमेंट का फॉर्मूला नए खिलाड़ियों में डाल रहे हैं। और इसके अलावा 2017 में उन्होंने वीवीएस फाउंडेशन की भी शुरुआत की थी। हाँ, जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई और स्पोर्ट्स कोचिंग में मदद करती है। वो अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे इंसान बनाने पर जोर देते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो लक्ष्मण सिर्फ 8,781 टेस्ट रन्स या उनकी डबल और ट्रिपल सेंचुरीज तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसी सोच का नाम है जो कभी हार नहीं मानती। वो एक ठहराव है। जब पूरी दुनिया चाहती हो कि पैनिक हो और कोई पिच पर शांति से खड़ा रहे, तो उससे बड़ा काउंटर अटैक कुछ नहीं होता। ये ठहराव वाली बात बहुत डीप है, और जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम सबकी आम जिंदगी में कभी ना कभी फॉलो ऑन जैसी स्थिति आती ही है। बिल्कुल आती है। चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जहां डेडलाइन असंभव लग रही हो, या पढ़ाई का भयंकर दबाव हो। ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। और वहीं पर लक्ष्मण का ये फॉर्मूला काम आता है। आगे क्या होगा इसका बोझ मत उठाओ, बस अगले कदम पर, अगली गेंद पर ध्यान दो और अपना कर्म करो। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। हम सब ईडन गार्डन्स की 281 रन्स की पारी का जश्न मनाते हैं क्योंकि उसने एक मैच बचाया था। पर क्या असली चमत्कार सिर्फ वो रन्स थे? एग्जैक्टली। सोच कर देखिए, क्या लक्ष्मण का असली चमत्कार उनके बनाए गए रन्स हैं, या फिर उस शांत और ठहराव भरे माइंडसेट का ब्लूप्रिंट जो उन्होंने पीछे छोड़ा है? ये सच में एक बेहद गहरा सवाल है। अगली बार जब किसी ऐसी समस्या में फंसने का वक्त आए जहां सब कुछ असंभव लग रहा हो, तो आईने में देखकर खुद से पूछिएगा, क्या सिर्फ डर कर स्कोर कार्ड और आखिरी नतीजे को देखना है, या लक्ष्मण की तरह टूटे हुए शरीर के साथ भी जिंदगी की अगली गेंद को उसकी मेरिट पर खेलने को तैयार रहना है? इस सवाल के साथ छोड़ना बिल्कुल सही रहेगा। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हम सब अपना अगला संकट एक मुस्कुराहट के साथ झेल पाएंगे।